हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे के इस वीडियो के थ्रू हम एसएससी CHSL 2022 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर यूट्यूब में अपलोड कर चुका है, तो आप वहाँ पे जाइए, उसे देखिए। इसको देखने के बाद ही आप पार्ट 2 में आएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो भी चीज़ें थॉरली डिस्कस करी हैं, मैं इस वीडियो में उन चीज़ों को स्किप करूँगी। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, हम ये सब जानते हैं कि भारत में महान्यायवादी जो होते हैं, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, परंतु वह सर्वोच्च विधि अधिकारी नहीं होते, याद रखिएगा। सर्वोच्च विधि अधिकारी हमारे महान्यायवादी होते हैं, और इनको भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होने के साथ साथ ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी है भारत के। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। ठीक है, इनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 88 भी इन्हीं से संबंधित है। क्या कहता है आर्टिकल 88? ना किसी संसद, ना किसी मंत्रिमंडल, ना किसी संसद, ना किसी मंत्रिमंडल के ये सदस्य होने के बावजूद भी हर संसद की, हर मंत्रिमंडल की अगर उनको बुलावा दिया जाए तो या फिर संविधान के किसी विशेष प्रश्न को हल करना हो, या फिर हमारी विदेशों में कोई साख इत्यादि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ गया हो, तो ऐसी स्थिति में वे सुनवाई का अधिकार रखते हैं संसद में भी, प्लस बोलने का भी अधिकार रखते हैं। याद रखेंगे, ये वोट देने का अधिकार नहीं रखते। ठीक है, इनको वोट का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही इनकी नियुक्ति भी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अच्छा, सभी राज्यों की जो हाई कोर्ट्स होती हैं, वहां पे भी इनको सुनवाई का अधिकार होता है। तो आप क्या ये जानते हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता रखता है? बता सकते हो आप? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, इसको इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कह दिया गया कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है? देखिए, हमको सब पता है कि 213 में जाता, बहुत सरल है। 123 के तहत किसको दी है ये शक्ति? राष्ट्रपति जी को है। हम इसको कुछ अच्छे से समझें, कैसे, कब ये शक्ति प्रयोग में आती है। राज्यपाल आके कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जब विधानसभा, आप विधानमंडल कहें तो अच्छा रहेगा, विधानमंडल यानी कि विधानसभा विधान परिषद का मिक्सचर, विधानसभा और विधान परिषद का मिक्सचर यानी कि विधानमंडल अपने सत्र में ना हो, अपने सत्र में ना हो, राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि उसका एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि राज्य की सुरक्षा, संवैधानिक तंत्र को बनाए रखने हेतु, संविधान उल्लंघन को बचाने हेतु इत्यादि जैसे संबंधी अगर प्रश्न उठ जाए तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जैसे ही नई विधानसभा का गठन होता है, उसके गठन के 6 हफ्तों के भीतर इसे अनुमोदन आवश्यक है।
नहीं तो ये खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 210 क्या कहता है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल में प्रयोग में आने वाली भाषा। ठीक है। आर्टिकल 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। और 215 के तहत क्या कहते हैं? हम इसको एक अभिलेख न्यायालय के रूप में संज्ञा देते हैं। ठीक है। और 212 क्या कहता है? विधानमंडल के किसी भी कार्य में, देखो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है और न्यायपालिका को यह शक्ति है कि कार्यपालिका के सभी जो कार्य होने चाहिए वह संविधान के अंतर्गत होने चाहिए ताकि वह उस पर विधि सम्मत तरीके से अंकुश लगा सके। परंतु कहीं ना कहीं विधानसभा, विधानमंडल, हमारी जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसको यह भी स्वतंत्रता मिली है कि न्यायालयीन हस्तक्षेपों से रोक, अपने हर काम को न्यायालय के सामने रखना अनिवार्य नहीं है उसके लिए। जब न्यायालय को लगेगा कि कोई काम विधि संगत नहीं हुआ है तभी न्यायालय उससे प्रश्न पूछ सकता है और तभी कार्यपालिका उसके ऊपर अपना उत्तर रखेगी। हर काम को वह न्यायालय पर रखे, हर उसके काम पर न्यायालय हस्तक्षेप करे, ये विधि सम्मत नहीं है, स्वयं आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। ये किस लेख की संख्या थी? 31 से हटाकर अब इसको आर्टिकल 300 के ए के अंतर्गत लाया गया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वह एक विधिक अधिकार हो गया है, पहले मौलिक अधिकार होता था, अब ये विधिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का एक प्रकार नहीं है? देखिए, सभा करना तो हमारा एक अधिकार है, परंतु सशस्त्र हम सभा नहीं कर सकते। उसमें साफ लिखा है शांतिपूर्ण निरायुध आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। 19 के 1 का बी। तो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में इसमें इन्होंने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी कुछ अधिकरणों का संरक्षण, 19 के 1 का ए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये किस में आता है? हमारा 21 आर्टिकल है ये। ठीक है। और अपराधों की सजा से संबंध में संरक्षण, ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 20। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो भाषण की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, जिसको हम अपनी वाक अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ये बहुत काम की चीज़ है। प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है वही इसके अंतर्गत आती है। न्यूज़पेपर वगैरह जो समाचार पत्र होते हैं उसकी स्वतंत्रता। फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, जो ये कई लोग होते हैं ना, 2 लोगों की कॉल को टेपिंग कर लेते हैं, उसके विरुद्ध। याद रखिएगा ये एक जुर्म है कि अगर आप 2 लोगों की बातों को टेप करते हैं। ठीक है। आपको प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की स्वतंत्रता ये मिलती है। ठीक है। परंतु हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल नहीं कर सकते आप इसके नाम पे। और क्या, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, उसको फहराने की स्वतंत्रता। थोड़ा ये आपको मैं थॉरोली इसीलिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार सुन लेंगे आपके ध्यान में रहेगा। अच्छा, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हमें अब कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं करनी, ये भी हमारी स्वतंत्रता इसी में आती है। अनअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें नहीं करना एक्सप्रेस। शांति की स्वतंत्रता, हमें शांति से जीवन अपना यापन करना है, शांत रहने की स्वतंत्रता। हम चुप है, अगर कोई कहता है ना चुप हो, आप क्यों चुप हो, हाँ हम चुप है, ये हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है। शांति की स्वतंत्रता, ये सब इसी में आता है। ठीक है। अगर मैं आपसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को डिस्कस करने को कहूँ, आर्टिकल 21, आप बता सकते हो इसमें क्या क्या आता है? देखो, विदेश जाने का अधिकार।
ठीक है, भोजन करने का अधिकार, अपने मन का खाना खाएंगे हम, सोने का अधिकार, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप जगा के नहीं रख सकते, उसको नींद आ रही है वो सो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो और अपने माँ बाप को हड़काओ कि नहीं हमारी सोने की स्वतंत्रता खराब कर रहे हो। आश्रय की स्वतंत्रता, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता, आपको कहीं आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गई, अच्छा इसी के अंतर्गत पीआईएल की अवधारणा आई है, ठीक है, पीआईएल की जो अवधारणा आई है वो इसी के अंतर्गत आई है, निशुल्क विधिक सहायता। स्वास्थ्य, शिक्षा की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। आपको जॉब करने की स्वतंत्रता, कोई भी आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा 19 आर्टिकल में आता है कि आजीविका, व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता, तो वो इस संदर्भ में है कि आप जो हमारा भारत देश है, ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी वृत्ति, व्यापार, आजीविका चला सकते हो, लेकिन कुछ उसके भी अपवाद हैं कि कुछ विशेष जगहों पर भी आपके लिए रोक लगाई जा सकती है। लेकिन जॉब करने की स्वतंत्रता जो है आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आती है। इसी के अंतर्गत 21 का ए आता है आपके लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अपराधों के संदर्भ में सजा के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसी सजा के लिए, मतलब उसी अपराध के लिए सजा मिलेगी, उसी अपराध के लिए सजा मिलेगी जब उसने जिस समय अपराध किया है। सपोज करिए अगर मैंने कोई आज की डेट पे अपराध किया है, सपोज करते हैं मैंने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन हमारे संविधान में मर्डर के लिए कोई सजा है ही नहीं, और आज से 25 साल 30 साल बाद जाके मर्डर के लिए कोई सजा का प्रावधान बनता है और मुझे पकड़ा जाए कि तुमने 25 साल पहले वो काम किया था तो आज आपको सजा मिलेगी, नहीं, मुझे वो सजा नहीं मिल सकती। पहली, किसी भी व्यक्ति, दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण, एक जुर्म का एक ही दंड मिलेगा, उसके दोहरे दंड नहीं मिलेंगे। अगर आज की डेट में मुझे, अगर मैंने किसी का मर्डर किया है और मुझे कहा जाता है कि आपको 2 साल जेल की सजा काटनी है, आज से 10 साल बाद उसी मर्डर केस के लिए 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान आ जाता है, सपोज करना है, तो मैं अगर 2 साल जेल की सजा काट ली हूँ तो मुझे वो अगले 3 साल के लिए वापस नहीं डाल सकते, मैंने उस समय की विधि की जो सजा थी वो मैंने काट ली। तीसरा हमें क्या कहता है, हमें अपने खिलाफ बयान देने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। हमें अपने बयान, मतलब अगर कोई मुझे बोले कि जाइए जुर्म कबूल कीजिए, ये एक जो बात की जाती है ना, तो कोई मुझ पर दबाव बनाकर ये जुर्म कबूल नहीं करवा सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव की मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया था? सीधी सी बात है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा 1989 को आया था ये, जिसके तहत हमारी जो एज थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी थी। हमारे सामने स्क्रीन पर एक और बेहद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या करता है, दल बदल जो संबंधी कानून है उसके लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। इसने दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया। क्या कहता है दल बदल कानून, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी एक चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा है, ठीक है, बाद में वह व्यक्ति विशेष जो है उस पार्टी को छोड़ दे, उस दल विशेष को छोड़ दे और अपनी खुद की पार्टी बना ले। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, निर्दलीय माने अकेला से खड़ा हो रहा है बिना किसी पार्टी के, और बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले अपना फायदा देख के, तो ऐसे व्यक्ति विशेष जो होते हैं उनकी जो पात्रता होती है, संसदीय पात्रता सदस्य संबंधी, उसको रद्द किया जाता है। अच्छा, इसके भी कुछ मतलब क्लॉज है कि आखिर किस बेसिस पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर पूछेंगे कि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उस पार्टी को छोड़ के उन्होंने अपनी अलग से कुछ पार्टीज बना ली है ना, तो इसके भी कुछ क्लॉज हैं किस आधार पर
कितने लेवल पे दल बदल को इन्होंने निरस्त नहीं किया। अच्छा, इसके अंतर्गत आर्टिकल 101, आर्टिकल 192 में से बहुत थॉरोली डिस्क्राइब किया। तो अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जा सकता है तो वो आर्टिकल्स भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं के संबंध के प्रावधानों को जोड़ा? हम सब जानते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 73वें के अंतर्गत आई थी हमारी पंचायती राज, है ना। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे 18 विषय, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे कुल 29 विषय। ये हमारी है 12वीं अनुसूची में, ये हमारी है 11वीं अनुसूची में। स्क्रीन पर और भी नाम दिए हैं। 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992 हम जानते हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। हमारी 22 भाषाओं का जो एक ग्रुप है उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 क्या कहता है? सहकारी समितियां, सहकारी जो समितियां हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्लेस मिला, संवैधानिक एक स्थान दिया गया, उनको संविधान के अंतर्गत लाया गया, संवैधानिक आरक्षण भी मिला और इनको स्थान भी दिया गया। ठीक है। इसी के अंतर्गत और क्या क्या हुआ? इसको मौलिक अधिकारों के यानी कि 19 के 1 के सी के अंतर्गत सहकारी समितियों की स्थापना को एक फंडामेंटल राइट माना गया। ठीक है। और आर्टिकल 43 के बी के अंतर्गत इसको डीपीएसपी का भी एक प्लेस बनाया गया। ठीक है। डीपीएसपी के भी अंतर्गत इसको स्थान दिया गया। साथ ही हमारे भाग 9 के बी में भी इसको शामिल किया गया, जोड़ा गया। ठीक है। बाकी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1993 क्या कहता है? दिल्ली राजधानी बनी हमारी। ठीक है। और उसके साथ साथ चलो यहाँ लिख देते हैं, दिल्ली हमारी बनी कैपिटल। और साथ साथ क्या हुआ? दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों का ही उपबंध किया गया। विधानसभा और मंत्री परिषद इन दोनों का ही उपबंध किया गया। कहा गया कि दिल्ली में विधानसभा भी होगी और मंत्री परिषद भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 के ए के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, हम सब जानते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया। अच्छा, इस पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, हालांकि सारे अमेंडमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 क्या कहता है? चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग है उनकी अधिकारिता को सीमित किया गया तथा चुनाव संबंधी कोई भी मामलों पर उच्च न्यायालय सुनवाई का अधिकार रखता है, इस प्रकार की विवेचना की गई। उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। ठीक है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए पृथक आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा। एसटी के लिए एक पृथक कमीशन, पहले एससी एसटी दोनों का कमीशन एक ही था, इसके तहत अलग से कमीशन की स्थापना हुई थी। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 2003 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15%, जो भी हमारी लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या होगी उसके 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर किसी छोटे छोटे राज्यों की सदन संख्या है 40, तो ऐसी स्थिति में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 से कम नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है,
जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार बताता है। इसका ईयर भी याद रखेंगे आप, 1956 में ये आया था। ठीक है, अच्छा आप क्या बता सकते हैं कि 9th जो हमारा अमेंडमेंट था 1980 में आया था, क्या कहता है वो? जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची है जो, उसमें चेंजेस करते हुए संघ और राज्य क्षेत्र बताती है पहली अनुसूची, तो उसमें चेंजेस करते हुए बेरूबारी, खुलना जैसे जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दे दिए। 2019 MPPSC मेंस का ये क्वेश्चन था, बेरूबारी आंदोलन, 3 मार्कर में आया था ये। ठीक है, यहाँ से भी तक क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं कि एक नाम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? 9वीं अनुसूची, जो हमारी जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार संबंधी जो मामले थे, उसके संबंध में जो भी अगर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो न्यायालय समीक्षा से उसको दूर रखा गया। परंतु केशवानंद भारती केस के बाद कुछ मामलों में न्यायालयीन समीक्षा है, संभव है, ठीक है, की जा सकती है। और इसके तहत क्या रखा गया है? फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 15 का 4th पैरा, देखिए आर्टिकल 15 का मतलब आर्टिकल 15 टोटल क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, यहाँ लिखती हूँ, देखिए आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, उसके मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेदीकरण नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु इसका 4th पैरा जो है इसके सामान्य नियमों का अपवाद है। ये कहता है कि किसी भी SC, ST या पिछड़े वर्ग जो कि सामान्य रूप से सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी उन्नति की दशाओं के लिए विभेदीकरण किया जा सकता है, संरचनात्मक विभेदीकरण, ये इसी के तहत रिजर्वेशन आता है। ठीक है, और हमारा 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? जो कि ये नागालैंड के लिए आया था। कब आया था? 1962 में आया था। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान लेकर आता था ये। ठीक है, स्पेशल इनके लिए ट्रीट किया जाएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को बताता है? हम इसको अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, और क्या? विधियों का समान संरक्षण। ये 2 पॉइंट आते हैं इसमें, विधियों के समान संरक्षण, इसको अच्छे से समझो। विधि का समान संरक्षण का अधिकार हमने ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया। क्या कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार? कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर नहीं है, ना कोई संस्था हमारे संविधान से ऊपर है। कोई भी बनाया गया नियम, कानून इत्यादि हमारे संविधान, हमारे विधि से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष एक समान है। ठीक है, ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस, न्यायालय, सरकार आदि पर अंकुश लगाती है। और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है हमने। एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति है। ये क्या कहती है? ये व्यक्ति, ये बेसिकली स्टेटमेंट ये कहता है कि समानों के साथ समान भाव, समानों के साथ समान भाव, अर्थात कोई व्यक्ति जो कि शारीरिक, शैक्षणिक,
सामाजिक इत्यादि स्थिति से अगर एक समान है तो उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर मैराथन हो रही है तो आप किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति को और किसी विकलांग व्यक्ति को, बूढ़े को और जवान को एक साथ नहीं दौड़ा सकते। कॉमन सेंस है ना। तो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। जो एक समान है उनसे एक समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत संरचनात्मक विभेदीकरण की प्रवृत्ति आती है और इसी अधिनियम के तहत जो विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, दलित हैं, दलित का तात्पर्य SC ST नहीं होता। दलित का तात्पर्य वो होता है कि जो हमारी समाज की जो है सबसे आखिरी जो लाइन है वहाँ पे हैं, उन्नति की सबसे आखिरी लाइन में खड़े हुए लोग, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको इस संदर्भ में कहा जाता है। ठीक है, तो उनके लिए एक समान व्यवहार हो। भाई किसी व्यक्ति के पास पढ़ाई लिखाई के साधन ही नहीं है, उसकी पूरी पीढ़ी मजदूरी करती रही है, वो ABCD भी नहीं जानता, उसके लिए तुम एक सा एग्ज़ाम बना दोगे उस व्यक्ति के समान जिसके यहाँ से पूरे ब्यूरोक्रेट निकलते हैं? थोड़ा तो संरक्षण होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे और भी है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ये आर्टिकल 19 हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? DPSP के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बतलाता है हमको। ठीक है, आर्टिकल 36 DPSP के अंतर्गत आता है, राज्य की परिभाषा। प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन से अधिनियम को पारित किया गया था? हम ये सब जानते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करना, हमने इसको इस तरह पढ़ा है। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता को बहाल करता है, स्वायत्तता को बहाल करता है, अर्थात वह इसका जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करता है प्रांतों का। ठीक है, और क्या क्या करता है 1935 भारत शासन अधिनियम? बहुत सारी चीजें हमने इससे ली है। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की अवधारणा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की अवधारणा, अवशिष्ट विधायी शक्तियां उस समय वायसराय को थी, वर्तमान में केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट विधायी शक्तियां हमने कनाडा के संविधान से ली है, लेकिन ये केंद्र में निहित होंगी ये हमने इनसे लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, इसी के बाद अदन, म्यांमार उस समय कहलाता था बर्मा, को भारत से अलग किया गया। भारत परिषद जो भारत के लिए बनाई गई थी उसका अंत किया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति थी मुसलमानों से शुरू हुई थी, उसको मजदूरों, महिलाओं और दलितों तक विस्तृत किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय की अवधारणा, सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा, ठीक है, आप बोलेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, ओके, संघीय न्यायालय की बात कर रही हूं मैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, उसकी अवधारणा वो हमने इन्हीं से ली हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना, जो राज्यों का संघ आज हमारा कहलाता है ना, वो इसी से लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर आपके स्क्रीन पर है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता अधिकार देता है? हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सही आंसर है आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने किस अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा है? तो हमने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको जोड़ा है। 7वीं अनुसूची में आप सब जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, बेसिकली संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, 97, 66 और 52 विषय आते थे, वर्तमान में है 100, 61, 47 विषय। छठी अनुसूची हमारे सामने क्या कहती है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। लय है, लय में याद कर लीजिए। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संदर्भ में। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। ठीक, चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि जो 6वीं अनुसूची है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244 का पैरा 1 का आर्टिकल 275 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में संबंधित है? कारखाने संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप एक्ट पास कब हुआ था? 1955, आपकी स्क्रीन पर सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान जैसे 2 नए डोमिनियन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 4 जुलाई 1947 पाकिस्तान और भारत जैसे 2 डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण होगा, इसको लागू किया गया था। एक्चुअली ये 3 जून को पास हुआ था, 4 जुलाई से लागू हुआ था। अच्छा, रेलवेज में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आया था, हमने पिछली बार एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी की शिफ्ट में एक अच्छा क्वेश्चन आया था। लेवल 3 का पेपर था ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उन्होंने पूछा था कि आखिर किस डेट में ये तय किया गया कि भारत से पाकिस्तान की ओर आने वाले और पाकिस्तान से भारत की ओर जाने वाले, अब फाइनल होता है कि ये भारतीय और ये पाकिस्तान है। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था। 24 जुलाई 1948, इसी के बाद फिर सी राजगोपालाचारी को फाइनली हमारा बना दिया गया था क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 क्या बोलता है हमारे लिए? हमारे लिए ये एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के बारे में विवेचना करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना मार्च 1992 में की गई थी। महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को 131 के अंतर्गत परिभाषित किया गया? मूल क्षेत्राधिकार में क्या क्या आ सकता है? भारत वर्सेस स्टेट्स, जो इसके अंतर्गत राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों का ग्रुप। स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट्स वर्सेस एक स्टेट, यहाँ पे स्टेट भी आ सकता है। ऐसे सभी मामलों की जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आती है।
सुप्रीम कोर्ट जो होगा अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, और क्या क्या है मूल क्षेत्राधिकार में आता है? सुप्रीम कोर्ट दीवानी और फौजदारी, ऐसे दोनों ही मामले जो कि इसके निचले न्यायालयों में चल रहे हैं, अमूमन हाई कोर्ट में जो चल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे सभी मामले जो कि हाई कोर्ट में चल रहे हैं और हाई कोर्ट ने उसका डिसीजन दे दिया है, फिर वो चाहे मृत्यु दंड का हो या और दूसरे कोई दंडिक कार्यवाही है, तो इस दंड के जो डिसीजन दिए गए हैं उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है कब? जब संविधान के किसी विशेष प्रश्न से संबंधित है, संविधान के ऊपर प्रश्न उठ गया है और उसकी विवेचना करना आवश्यक है। ठीक है, सारगर्भिता रखता हो और ऐसा मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में या उससे ही मिलता जुलता कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा चुका है जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, परंतु उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वो भी चले जा सकते हैं कि भाई अब हमारा भी सुन लो। ठीक है, आर्टिकल 134 क्या कहता है? ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, किसी भी दंडिक कार्यवाही, कहाँ लिखा जाए, वेट अ मिनट, दंडिक कार्यवाही जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है, तो उसके विरुद्ध किसी भी निर्णय के खिलाफ हम जा सकते हैं। आर्टिकल 132 क्या कहता है? दीवानी और फौजदारी मामलों के संबंध में हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध, जो मैंने अभी आपको बताया, हाई कोर्ट के दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 130 क्या कहता है? सुपर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्लेस दिल्ली है, सुप्रीम कोर्ट का प्लेस जो है दिल्ली में है। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? देखिए, इसका सही आंसर संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की संसद की शक्ति शायद अध्याय 2 में नहीं वर्णित किया गया है, बाकी और सारी चीज़ें अध्याय 2 में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, ठीक है, और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 और 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 का ए, 371 के ए के अंतर्गत कौन सा राज्य आ सकता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, हम इसके सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछा गया है 371 का ए, ये है हमारा नागालैंड। देखिए, मैं सब लिख रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और 370 हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर, जिसको निरस्त कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर। बी के अंतर्गत, इसी 371 के बी के अंतर्गत क्या आता है? आसाम। सी के अंतर्गत क्या आता है? मणिपुर। ठीक है, डी में क्या आता है? आंध्रा। एफ के अंतर्गत क्या आता है? हमारा सिक्किम। 1975 में जो बना, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो बना। ठीक है, अब जी में क्या आता है? मिजोरम। एच में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। आई में क्या आता है? गोवा। गोवा जो था, अच्छा, मिजोरम जो था ये हमारे 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बना था, और हमारा गोवा 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बना था। ठीक है, और जे के अंतर्गत क्या आता है? हैदराबाद और कर्नाटका का रीजन, जो कि आज कल्याण कर्नाटका के रूप से जाना जाता है, ये नाम दिया गया, हैदराबाद कर्नाटका, जो कि आज कहलाता है
कल्याण कर्नाटका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 371 तो हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे सीधा सीधा केवल 371 पूछूं, ABCD पूछूं ही ना, महाराष्ट्र और गुजरात को इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसके विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे 371 वगैरह आप लगाते चलेंगे। चलिए, इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, 371 का ए आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, नागालैंड। अब बी, ए से शुरू होता है आसाम, जो कि ए में नहीं बी में है। ठीक है, अब सिक्किम, सिक्किम के लिए आपने एफ से याद किया है। ठीक है, सी मणि, सिक्के से याद कर लेंगे आप, सी से सिक्का और सी से मणि। ठीक है, धी में आंध्रा, आंध्रा डी आ रहा है, आंध्रा। जैसे मिजोरम, जी मिजोराम, आप जी बोलते हो तो आपको जा शब्द आता है ना, इसी से मिजोराम। ठीक है, ऐसा आप बीच बीच में याद करेंगे और इसको एक रिदम में याद करते जाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम की अवधारणा करता है? अब भी हमने डिस्कस किया, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 1975, जो कि सिक्किम को एक राज्य की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, हमने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पार्ट 1 वीडियो में, तो आप वहां जाके इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत इसमें क्या नहीं आता है? देखिए, श्रम और सुरक्षा का विनियमन, अगर मैं केवल श्रम कल्याण केंद्र की बात, कल्याणों की बात करूं, इनके संबंधित कानूनों की बात करूं, तो ये राज्य सूची में आता, परंतु आप नाम भी तो आगे देखिए, खानों और तेल क्षेत्र, कारखाना संवर्ती सूची में है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह जो हैं ये सब संवर्ती सूची में है। ऐसे में अगर इनके ऊपर कानून बनेगा तो संघ की अधिकारिता प्रायर मानी जाएगी। ठीक है, बाकी अगर तीर्थ यात्राएं, अगर भारत से बाहर, याद रखिएगा हज वगैरह जो होते हैं ना, ये भारत सरकार के अंतर्गत, भारत की योजनाओं में आता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सब भारत की योजनाओं के अंतर्गत आता है। बाकी आपको 4 धाम योजना है ना, ये वाली जो योजनाएं होती हैं वो सब हम राज्य सूची के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ कुछ केंद्र राज्य सूची और कुछ जो होते हैं उनके अपने अपने परसेंटेज हैं कि कितना कितना अनुदान शामिल किया जाएगा। ठीक है, कब्र और कब्रिस्तान, स्मशान भूमि, ये सभी जो है इनका जो विशेषता है, ये एक लोक व्यवस्था के अंतर्गत आता है पॉइंट, और ये जो लोक व्यवस्था है ये राज्य सूची में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में क्या बतलाया गया है? देखिए, पंचायतों के चुनाव के बारे में 243 के बात करता है, तो हम इसका पूरा डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 243A ग्राम सभा, केवल ग्राम सभा का इसमें डेफिनेशन है। बी, ग्राम सभा के गठन की बात करता है। ठीक है, सी, इसके स्ट्रक्चर की बात करता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करता है। डी, इसके अंतर्गत रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, और ई इसके अंतर्गत इसकी अवधि की बात करता है, ई इसकी अवधि की बात करता है। एफ, क्वालिफिकेशन, जो भी इसका चुनाव लड़ेंगे उनकी बात करेगा। जी, शक्तियां या प्राधिकार, ग्राम पंचायतों की आखिर क्या शक्तियां क्या प्राधिकार होंगे वो उसको डिस्कस करेगा। ठीक है, आई, वित्त आयोग की स्थापना, इसके संदर्भ में वित्त आयोग की स्थापना, और के, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्राम पंचायतों के चुनाव के संबंध में हमको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों की परिषद जितनी जल्दी हो सके परिषद के एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लेगी, और जितनी बार उपसभापति का पद रिक्त होता जाएगा परिषद किसी अन्य को चुनेगी, सदस्य इसके उपाध्यक्ष होंगे। 89। बाकी 14 को हमने बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्कस किया है। 370 आप सारे ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधानों की बात करता था 35A के साथ, 35A के साथ, जो कि अब निरस्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि अधिनियम कब आया? चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में, तो 1918 में। कॉमन सेंस के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा लेख सार्वजनिक रोजगार के मामलों में आपके अवसर की समानता के संबंध में बात करता है? देखिए, हम इसको बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 ये बोलता है कि लोक नियोजन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा होने वाली नौकरियां, CGA कंपनसेशन ग्राउंड के तहत होने वाली जो नौकरियां हैं, उसके अंतर्गत कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन के क्षेत्र में सभी को एक समान अवसर की प्राप्ति होगी। जो रोजगार मेले हैं उन सभी में एक समान अवसर की प्राप्ति होगी। 16 का 1 कहता है कि व्यक्ति विशेष की योग्यता और प्रतिभा के आधार पर उसको पूरा मौका दिया जाएगा। वहीं पे 16 का 2 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंश क्रम, ये 7 ऐसे पैमाने हैं, 7 ऐसे पैमाने हैं जिसके आधार पर कोई भी विभेदीकरण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। सरकार नॉलेज के हिसाब से कर सकती है, अनुभव मांग ले किसी में। सरकार आपकी योग्यता कि भाई हमें आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केवल आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, हम ITI या डिप्लोमा PPT के थ्रू जो होता है हम इसको नहीं मान्य करेंगे, हम केवल इंजीनियर, ऐसे भी ग्राउंड लगा सकती है। ठीक है, ये आके नहीं बोल सकते कि अरे हमने भी तो टेक्निकल ज्ञान प्राप्त किया, नहीं, हमें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। इस प्रकार का विभेदीकरण हो सकता है। अब आइए आप इसके तीसरे पैरा पे, 16 का 3, यहाँ से विभेदीकरण शुरू होता है। क्या कहता है ये? संसद विशेष क्षेत्रों में निवास संबंधी शर्तें रखते हुए विभेदीकरण कर सकती है। ये ऊपर के जो 2 नियम हैं इनका अपवाद है। ठीक है, अपवाद है। ऐसा संसद कब करेगी? जब किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को उसको बढ़ावा देना है। हम सभी जानते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है। तो अगर ऐसी जगहों पर वहाँ के क्षेत्र विशेष के लोग जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, है ना, तो भाई हमारे जो वेल डेवलप्ड है, जैसे हम जानते हैं कि सदर्न एरिया जो भारत का है, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि जो अभी भी हमारे कुछ राज्यों में है ही नहीं। तो वहाँ के जो बेस्ट हैं वो तो वहाँ की जॉब ले लेंगे, और जो वहाँ के मिड हैं वो यहाँ की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ की सामान्य जनता है वो क्या करेगी? वो तो पिछड़ी रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संसद जो है निवास संबंधी शर्तों को रख सकती है। इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, अपनी मान्यताओं को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पर किसी भी प्रकार के निवास संबंधी शर्तों को लगाया जा सकता है। अब इसके आप 4th पैरा पे आइए। संसद OBC, SC, ST इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो कि सामाजिक या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने चाहिए, याद रखिएगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से ही पिछड़े हों। अगर किसी पद विशेष में ऐसे लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, क्षेत्र विशेष पद विशेष में ऐसे लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, और ऐसे व्यक्ति विशेष या एक ग्रुप विशेष जो कि सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी संरचनात्मक विभेदीकरण कर सकती है। अब इसके 5th ग्राउंड पे आइए। किसी भी धार्मिक संस्थानों
कि धर्म संबंधी क्रियाकलापों के लिए उसी धर्म के व्यक्ति विशेष की नियुक्ति। इसी के ही द्वारा हम ये देखते हैं कि हमारे मंदिर वगैरह में पूजा करने वाले पंडित जी, ठीक है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, सिख जो कम्युनिटी है, उनके गुरुद्वारे वगैरह में उनकी कम्युनिटी के लोगों की जो बहाली होती है वो इसी ग्राउंड के अंतर्गत होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर और भी अच्छे अच्छे आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 18 क्या बोलता है आपका? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कराता है आपका। जो पहले चलता था ना, चौधरी, मुकद्दम, ऐसी उपाधियां लोग लगा लेते थे, ठीक है, हम चौधरी हैं, मुकद्दम है, कुंवारी, राजकुंवर, ऐसी टाइप की जो उपाधियां चलती थी ना, वो सबको समाप्त किया। केवल सेना और शिक्षा, पहले नाइटहुड ये अंग्रेज देते थे ना, नाइटहुड है ये साहब, केसर हिंद है, ऐसी वाली उपाधियां दे देते थे। अब ऐसी कोई उपाधि नहीं चलेगी, ठीक है। सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या गैर नागरिक भी है, भारत विदेशी होने के साथ साथ, जो हमारे यहाँ पे राजनयिक वगैरह आते हैं ना, विदेशी होने के साथ साथ अगर वो भारत में जॉब पे भी हैं, तो वो राष्ट्रपति जी की अनुमति के बगैर कोई भी विदेश से कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की उपाधि को विदेश से ग्रहण नहीं करेंगे, इनफैक्ट भेंट भी ग्रहण नहीं करेंगे। हम ये देखते हैं ना, भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस की व्यक्ति ने ये उपाधि दी, वो उपाधि दी, वो सब ऐसा होता है कि वो राष्ट्रपति जी से अनुमति लेकर जाते हैं। आपने एक बहुत चर्चित एक चीज़ सुनी होगी कि फ्रांस से केजरीवाल जी को भी निमंत्रण आया था कि वहाँ पे उनको किसी उपाधि से नवाजा जाना था, उनको अनुमति नहीं मिली थी, ठीक है, तो नहीं जा पाए। साफ बात। आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। और आर्टिकल 15 क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो विभेदीकरण होगा वो नहीं होगा। अब स्क्रीन पर जगह नहीं बची है, ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी 5 ग्राउंड है। देखिए, वेट अ मिनट, आर्टिकल 15 क्या कहलाता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। याद रखिएगा आर्टिकल 16 में 7 पैमाने हैं, इस पे 5 पैमाने हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति से विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। इसका 1 पैरा ये कहता है। 2 पैरा क्या कहता है? सार्वजनिक स्थलों में जैसे कि मंदिर, तालाब, मेला, कोई पूजा पाठ, भजन हो रहा है, कथा हो रही है आदि में, किसी भी होटल है ना, इत्यादि में किसी भी व्यक्ति को इस ग्राउंड पर घुसने के लिए मना नहीं किया जाएगा कि कह दिए कि तुम अछूत हमारे होटल में नहीं आओगे तो तुमको जेल हो जाएगी अगर तुम ऐसा कहोगे तो, ठीक है। अब 3rd पैरा जो शुरू होता है वो संरचनात्मक विभेदीकरण करवाता है। महिलाओं और बच्चों, क्योंकि देखा जाए तो महिलाएं समाज में उनकी स्थिति जो है और शारीरिक बनावट कुछ इस प्रकार की है कि वे आसानी से शोषण का शिकार होती हैं, पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होती हैं शारीरिक स्तर पे। साथ ही साथ पहले के ज़माने में महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी दबी कुचली थी, ज्ञान का अभाव था, है ना, बहुत रोक टोक थी। बच्चे उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है, अबोध होते हैं, आसानी से उनको बहलाया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है, तो उनके लिए संरचनात्मक विभेदीकरण। इसी ही ग्राउंड 15 के 3 के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थानों में होने वाला रिजर्वेशन, लोकसभा, ठीक है, ग्राम पंचायत, विधानसभा इत्यादि में जो 33% हम सुनते हैं ना, ये वाले ग्राउंड में अगर आरक्षण है तो वो 15 के 3 के अंतर्गत है। अब 15 का 4 डिस्कस कर लो आप। 15 का 4 क्या डिस्कस करते हैं, क्या कहता है ये आपसे?
15 का 4 ये कहता है कि ओबीसी, देखिए ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि जो हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, उनके लिए एक विशेष प्रावधान लेकर आता है। ठीक है, उनके लिए ये क्या कहता है, उनके लिए शिक्षण संस्थानों की, देखिए स्थापना की बात कर रही हूँ मैं, अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी उन्नति हेतु, उन्नति के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उनके जॉब वगैरह में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण। फिर इनके अलग अलग पैरा है, प्रमोशन के आरक्षण को आर्टिकल किसी और में भी बताया गया है। ठीक है, बाकी किस आरक्षण के अंतर्गत ये दिया जाना विवेचना की गई है वो इसमें बताया गया है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए याद रखिएगा, सामाजिक न्याय का आधार सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है, धन संबंधी अधिकार नहीं है, जो धन से पिछड़ा हो उसका अधिकार नहीं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का निर्माण जो है वो अपने आप में इसको क्या करता है, अपवाद है। ठीक है, हालांकि आवश्यक है, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो चुका है कि इन चीज़ों के ऊपर आकलन करने वाला कोई है ही नहीं कि आखिर किस लेवल पे एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि को आरक्षण दिया जाए, एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को आरक्षण दिया जाए। एससी, एसटी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कास्ट हैं, उन सभी के कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु कुछ लोग अभी भी दबे कुचले हैं। नतीजा वो सारे ही फायदे ले रहे हैं। ठीक है, और फ़ायदा हम ये देखें तो केवल ऊपर ऊपर के लोगों को पहुंच पा रहा है, और जिनको बहुत ज़रूरत है, ठीक है, उन तक बेसिकली वो फ़ायदा पहुंच भी नहीं पा रहा। इन सभी के भी आकलन किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं आर्टिकल, आखिरी ग्राउंड है ये 15 का 5 पूछ लूँ तो ये कहता है हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2005 ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, यहाँ पे स्थापना है, यहाँ रिजर्वेशन है। फिर वो चाहे कोई सरकारी संस्था हो या वो प्राइवेट हो या वो सरकारी अनुदान प्राप्त हो चाहे ना हो, अनुदान हो चाहे ना हो, आवश्यक है कि ऐसे लोगों के लिए आरक्षण एक कुछ सीटें रखी जाएं। ठीक है, इस पे एक अपवाद ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं अल्पसंख्यक वर्ग की, उनके लिए अगर किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है तो वहाँ पर रिजर्वेशन बाउंडेड नहीं है, वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए हम ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति जी चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार की सलाह को मांग सकते हैं यदि प्रश्न संविधान से संबंध में है, राष्ट्र की साख से संबंध में, विदेशों में राष्ट्र की साख से संबंधित है, किसी भी आंतरिक अशांति या फिर बाह्य आक्रमण इत्यादि को सुलझाने से संबंधित है, या फिर विदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले संधि समझौते से संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय से इसकी सलाह ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति जी को सलाह देने से मना भी कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति जी को सलाह देता है तो राष्ट्रपति जी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, याद रखिएगा, बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को शक्ति है कि कुछ मामलों की सजा को निलंबित कर सकते हैं, परिहार या कम कर सकते हैं। निलंबन करने का अर्थ होता है सजा को ही निलंबित कर देना, परिहार या कम उस सजा का स्वरूप को ही बदल देना या सजा के ईयर को बदल देना, कुछ इससे संबंधित है। हम जब पॉलिटी को काफ़ी थॉरो पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। 5 प्रकार के होते हैं। एक तो पूरी तरह दोष मुक्ति से सजा, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको पूरी तरह माफ कर दिया गया। निलंबन या परिहार, एक होता है कि उसमें स्वरूप बदल दिए, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड थी तो उसको दे दिया गया आजीवन कारावास, आजीवन कारावास था तो हो सकता है सश्रम कारावास, ऐसे कुछ बदल दिए। एक व्यक्ति की जो सजा का ईयर कम कर देना,
कम कर देना, और एक होता है जो कि गर्भवती स्त्री वगैरह जैसे हैं, तो उस स्त्री का दोष था, उस बच्चे का क्या दोष था, ऐसी स्थिति में उसको दोष से राहत, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हम ये जानते हैं कि ये भूमि सुधार संबंधी अनुसूची थी। प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत भूमि सुधार संबंधी मामलों, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा उन्मूलन इससे संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 350 का ए, आप सभी जानते हैं, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है ऊपर वाली स्लाइड में कि अनुच्छेद 371 के तहत हम महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। आप मेक श्योर करेंगे कि आप उस स्लाइड को बहुत अच्छे से याद कर लें। आपसे नागालैंड पूछा जा सकता है तो आपसे आसाम भी पूछा जा सकता है ना, मिजोरम भी पूछा जा सकता है, कहीं नहीं लिखा कि आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 2022 तक कितने केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं? 8। याद रखिएगा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली का मिक्सचर होने के बाद 8 है। इनको मिला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान हमने ब्रिटेन से उधार नहीं लिया है? ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हालांकि बाकी की जितनी चीज़ें दी हुई हैं, विधि के शासन, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, बाकी जो नहीं लिया वो है फंडामेंटल राइट, जो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया है कि हमने किस देश से कौन कौन से गुणों को लिया है, तो आप पार्ट 1 में इसे जाकर देख सकते हैं। सो इस तरह पॉलिटी के दोनों पार्ट्स फिनिश होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सो पढ़ते रहिए, करंट मुद्दे के साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।